जय हिंद। आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल भास्कर एक्सप्लेन स्टडी पर स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी के टॉप 30 प्रश्नों को इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जब भस्म जो है जल में घुलनशील हो जाता है तो वह भस्म क्या कहलाता है? सबसे पहले आप लोग यहाँ पर भस्म समझिए कि भस्म क्या होता है। देखिए, वह पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है उसको हम लोग कहते हैं भस्म, और उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है तो उसको हम लोग कहते हैं भस्म। तो जब भस्म जल में घुलनशील हो जाता है तो वह भस्म क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है क्षारक कहलाता है, दूसरा ऑप्शन है क्षार कहलाता है, तीसरा ऑप्शन है संक्षारण कहलाता है, और चौथा ऑप्शन है क्षरण कहलाता है। तो जब भस्म जल में घुलनशील हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्षार। तो पहला का हमारा ऑप्शन नंबर ख नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 2 नंबर। प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्लीय होता है? पीएच मान 7 प्रबल अम्लीय होता है, या फिर पीएच मान 14, या फिर पीएच मान 0, या फिर पीएच मान 3। तो यहाँ पर समझिए, पीएच मान प्रबल और दुर्बल जानने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि एक पीएच स्केल होता है। यह हमारा एक पीएच स्केल हो गया। यहाँ पर जो है 0 होता है, यह बीच में जो है 7 होता है, और यहाँ पर जो है 14 होता है। यह हमारा पीएच स्केल हो गया। तो 7 से जितना कम होगा उसको हम लोग उतना अम्लीय कहेंगे, और 7 से जितना ज़्यादा अधिक होगा उसको हम लोग उतना ज़्यादा भस्मीय कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पीएच मान 0 जो है वह 7 से काफ़ी जो है क्या है कि निकट है। तो हमारा पीएच मान 0 क्या हो जाएगा? प्रबल अम्लीय हो जाएगा। जैसे जैसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो वैसे वैसे हमारा क्या होगा? घटता जाएगा। तो पीएच मान 0 हमारा क्या होगा? प्रबल अम्लीय होगा। तो 2 का हमारा ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर। प्रश्न कह रहा है, पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या है? पोटेशियम तत्व को हम लोग किस चिन्ह के द्वारा प्रतीक करते हैं? पी के द्वारा प्रतीक करते हैं, के द्वारा प्रतीक करते हैं, पीटी के द्वारा प्रतीक करते हैं, या फिर एफ के द्वारा प्रतीक करते हैं। तो पोटेशियम तत्व का सिंबल यानी प्रतीक होता है के। उसको हम लोग के द्वारा जो है सूचित करते हैं, प्रतीक करते हैं। तो और हमारा पी क्या है? फास्फोरस है। फास्फोरस को हम लोग पी के द्वारा सूचित करते हैं। उसी तरह से एफ जो है इसको हम लोग फ्लोरीन को क्या करते हैं? एफ के द्वारा सूचित करते हैं। और प्लेटिनम को हम लोग जो है पीटी के द्वारा सूचित करते हैं, या पीटी जो है इसको हम लोग प्लेटिनम के द्वारा सूचित करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर। प्रश्न कह रहा है, सोने के लैटिन नाम क्या है? सोना जो होता है उसका लैटिन नाम क्या है? तो सोना का लैटिन नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख ओरम। सोना का लैटिन नाम होता है ओरम। तो 4 का हमारा ऑप्शन नंबर ख क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर। प्रश्न कह रहा है, परमाणु के संयोजक क्षमता रखने को क्या कहते हैं? परमाणु के संयोजक क्षमता रखने को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है संयोजकता कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है परमाणु कक्ष कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है उत्प्रेरकता कहते हैं, चौथा ऑप्शन है परमाणु संख्या कहते हैं। तो परमाणु के संयोजक क्षमता रखने को हम लोग संयोजकता कहते हैं। संयोजकता को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु के संयोजक क्षमता रखने को हम लोग संयोजकता कहते हैं। तो 5 का हमारा ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर। प्रश्न कह रहा है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्ष को क्या कहते हैं? किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्ष को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के प्रथम कक्षों को हम लोग के कक्षा कहते हैं। कक्षा जो है के एल एम इस तरह से होता है। तो पहला कक्षा क्या होता है? के होता है, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन भी पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखेगा कि पहला कक्षा के होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर। प्रश्न कह रहा है, परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या हो जाते हैं? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं तो वह क्या हो जाते हैं? धन आवेशित हो जाते हैं, ऋण आवेशित हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, या फिर अधिक सक्रिय हो जाते हैं।
तो जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं तो वह धनावेशित हो जाते हैं, और जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो वह ऋणावेशित हो जाते हैं। आप लोग इसको ऐसे समझिए उदाहरण के द्वारा। मान लीजिए कि आपके पास 2,000 रुपया पैसा है, और वह पैसा को आपने आपने जो है किसी को 1,000 कर्जा के रूप में दे दिया, तो आप क्या हो गए? धनावेशित हो गए, क्योंकि आप जो है उसको कर्जा के रूप में दिए, आप त्यागे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को देता है, जब त्यागता है तो वह धनावेशित हो जाता है, और जब वह ग्रहण करता है तो वह ऋणावेशित हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा क्या हो गया कि परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या होते हैं? धनावेशित हो जाते हैं। तो 7 का हमारा ऑप्शन नंबर को सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर। प्रश्न कह रहा है परमाणु की पदार्थ की प्रमुख अवस्था से क्या होती है। यहाँ पर सीधा सीधा पूछ रहा है कि पदार्थ का कितने अवस्था होता है। पहला अवस्था ठोस होता है, दूसरा अवस्था गैस होता है, तीसरा अवस्था तरल होता है। तो पदार्थ का ये तीनों अवस्था होता है। तो हमारा 8 का ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर घ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। प्रश्न कह रहा है पदार्थ का ठोस से द्रव में बदलने को क्या कहते हैं। जब पदार्थ ठोस रहता है और वह जब द्रव बन जाता है तो ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो जब पदार्थ ठोस से द्रव के रूप में चला जाता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं गलन। यानी वह गल करके ठोस से किस में चला गया? द्रव में चला गया। तो उस प्रक्रिया को हम लोग गलन कहेंगे। तो 9 का हमारा ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर। प्रश्न कह रहा है पिंडन क्या कहलाता है। पिंडन जो है क्या कहलाता है। तो जब ठोस द्रव के रूप में चला जाए तो हम लोग उसको क्या कहते थे? गलन कहते थे। लेकिन जब द्रव ठोस रूप में बदल जाए तो उसको हम लोग कहेंगे पिंडन। तो हमारा 10 का ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर। प्रश्न कह रहा है मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी का जो जहर होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो उसमें जो है गंधक पाया जाता है। 11 का हमारा ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर। प्रश्न कह रहा है द्रव जिस ताप पर उबलता है उसे क्या कहते हैं। देखिए जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं और वह जब उबलने लगता है तो उस उबलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? गलना कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब द्रव उबलने लगे तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्वथनांक। तो 12 का हमारा ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर। प्रश्न कह रहा है अपघटन क्रिया को क्या कहते हैं। अपघटन देखिए यहाँ पर अपघटन या फिर वियोजन दोनों एक ही होता है। तो अपघटन प्रक्रिया में क्या होता है कि एक बड़ा पदार्थ दो छोटे छोटे या फिर सरल पदार्थ में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि अपघटन क्रिया में क्या होता है, पदार्थ का जटिल अणु बनता है, या फिर पदार्थ का सरल में टूटना है, या फिर उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अपघटन और वियोजन प्रक्रिया में क्या होता है, दोनों एक ही होता है। और वह उसमें क्या होता है कि पदार्थ का सरल अवस्था में टूटना यानी सरल पदार्थों में परिवर्तित होना। तो अपघटन क्रिया को हम लोग पदार्थ का सरल में टूटना कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर। प्रश्न कह रहा है ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी क्रिया में, ऊष्मा शोषी क्रिया में, मंद क्रिया में, या फिर तीव्र क्रिया में। तो ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है तो उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है यानी उत्पादन होता है। और वही जब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है कि ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ऊष्मा का उत्पादन किस में होता है, ऊष्माक्षेपी में, ऊष्माशोषी में, मंद क्रिया में, तीव्र क्रिया में। तो ऊष्मा का उत्पादन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। तो 14 का हमारा ऑप्शन नंबर को सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर। प्रश्न कह रहा है धातुओं के प्रमुख गुण होते हैं। धातुओं के कौन कौन से गुण होते हैं? तनिता होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, ताप चालकता होते हैं। तो धातु जो है वह तनी भी होते हैं, आघात वर्धनीय भी होते हैं, और ताप का चालकता भी होता है। तो 15 का हमारा ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सभी हो जाएगा। धातु के यह सभी गुण होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
16 नंबर प्रश्न कह रहा है तांबे के प्रमुख अयस्क को क्या कहते हैं? तांबे के प्रमुख अयस्कों को हम लोग क्या कहते हैं? तो तांबा जो है इसको हम लोग कॉपर भी कहते हैं, जिसका संकेत होता है Cu। तांबा का जो संकेत होता है Cu उसका संकेत होता है, तांबा यानी कॉपर का। तो तांबा के प्रमुख अयस्क कौन सा है? पहला ऑप्शन है मेलेकाइट, दूसरा ऑप्शन है हेमाटाइट, तीसरा ऑप्शन है लिमोनाइट और चौथा ऑप्शन है मेलाकाइट ग्रीन। जो तांबा का प्रमुख अयस्क होता है उसका नाम है मेलाकाइट ग्रीन। तो 16 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर प्रश्न कह रहा है लिमोनाइट किस धातु अयस्क से मिलकर बना है? लिमोनाइट किस धातु अयस्क से मिलकर बना है? तो लिमोनाइट जो है यह लोहा का प्रमुख अयस्क है, तो लोहा से ही मिलकर के बनेगा। तो यह क्या हो जाएगा? लोहा से मिलकर के बना होता है। तो 17 का हमारा ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, लोहा। और लोहा का संकेत होता है सिंबल Fe और इसका परमाणु क्रमांक होता है 26। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और इसका दूसरा नाम आयरन भी होता है, लोहा का दूसरा नाम आयरन भी होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और चांदी जो है इसका संकेत होता है Ag, चांदी का संकेत होता है Ag। और ये सोना का संकेत होता है Au, सोना का संकेत क्या होता है Au। और ये तांबा का संकेत होता है Cu और इसका परमाणु क्रमांक होता है जो है परमाणु क्रमांक 24 होता है इसका, Cu का। तो इस तरह से आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर प्रश्न कह रहा है ढलवां लोहा की विशेषता क्या होती है? ढलवां लोहा जो होती है उसकी विशेषता क्या होती है? आप लोग घर में आप लोग देखे होंगे ढलवां लोहा और पिटवा लोहा, दोनों में फर्क होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ढलवां लोहा की विशेषता क्या होती है? पहला ऑप्शन है कठोरता होता है, वो कठोर होता है। दूसरा ऑप्शन है वह भंगुर हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है वह शीघ्र गलने वाला होता है। तो ढलवां लोहा जो होता है वह कम कठोर होता है और भंगुर जो है शीघ्र हो जाता है और वह शीघ्र गल ही जाता है। तो हमारा ढलवां लोहा की विशेषता यह तीनों हो जाएगा। तो 18 का हमारा ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त तो सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर प्रश्न कह रहा है स्टील में विशेषता प्रदान करने के लिए उसमें कौन सी धातु भी मिलाई जाती है? देखिए स्टील जो होता है वो काफी कठोर होते हैं और उसमें जंग जो है शीघ्र नहीं लगता है, काफी दिनों के बाद उसमें जंग लगता है और वो बहुत मजबूत होता है। तो उसमें आखिर कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है कि वह उतना मजबूत बन जाता है? तो स्टील जो है उसमें निकल भी मिलाया जाता है, टंगस्टन भी मिलाया जाता है और मैग्नीज भी मिलाया जाता है। और जब ये तीनों को मिलाया जाता है तो वह काफी मजबूत और कठोर बन जाता है। तो इसकी विशेषता यह तीनों हो जाएगा, इसको तीनों मिला करके स्टील बनाया जाता है। तो 19 का हमारा ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। ये निकल जो है इसका संकेत होता है सिंबल Ni। और ये टंगस्टन है इसको हम लोग W से सूचित करते हैं। और ये जो मैग्नीज है इसको हम लोग Mn से सूचित करते हैं, M और N से। मैग्नीज जो है इसको हम लोग Mn से सूचित करते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और स्टील की विशेषता प्रदान करने के लिए उसमें जो है निकल टंगस्टन मैग्नीज सभी धातुओं को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। देखिए यहाँ पर आ गया क्वेश्चन पिटवा लोहा का उपयोग किसमें किया जाता है? पिटवा लोहा। तो पिटवा लोहा का उपयोग किसमें किया जाता है? तार बनाने में किया जाता है, किले बनाने में किया जाता है, जंजीरें बनाने में किया जाता है, या फिर इनमें से सभी बनाने में किया जाता है। तो पिटवा लोहा जो है इसका उपयोग तार बनाने में भी किया जाता है, किले बनाने में भी किया जाता है और जंजीरें बनाने में भी किया जाता है। तो इसकी विशेषता जो है इसका उपयोग सभी जगह किया जाता है। तो 20 का हमारा ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। यदि आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो इन सभी क्वेश्चन का आप लोग कमेंट पे जरूर बताइएगा कि इन सभी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और यदि वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है हवाई जहाज की बॉडी बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग करते हैं? हवाई जहाज की जो बॉडी होती है, बाहरी ढांचा होती है, उसका उपयोग हम लोग किस धातु का उस बनाने में उसका उपयोग करते हैं? तो पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम का, दूसरा ऑप्शन है ड्यूरालुमीन का, तीसरा ऑप्शन है जर्मन सिल्वर का और चौथा ऑप्शन है रोल्ड गोल्ड का। तो हवाई जहाज की बॉडी बनाने में उसका ढांचा बनाने में हम लोग ड्यूरालुमीन का उपयोग करते हैं। तो 21 का हमारा ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर प्रश्न कह रहा है
सिक्के बनाने की किस धातु में तांबे के साथ अन्य धातु को भी मिलाया जाता है? सिक्के बनाने की किस धातु में तांबे के साथ अन्य धातु भी मिलाया जाता है? तो सिक्के बनाने में तांबे के साथ टीन को भी मिलाया जाता है। तो 22 का हमारा ऑप्शन नंबर को सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर। प्रश्न कर रहा है कंप्यूटर चिप बनाने को किस काम में लिया जाता है? कंप्यूटर चिप जो है उसको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है या फिर प्लास्टिक सल्फर का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर का चिप बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। तो 23 का हमारा ऑप्शन नंबर को सही हो जाएगा। इसका संकेत होता है SI और इसका परमाणु क्रमांक होता है 14। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। क्वेश्चन कर रहा है कपड़ों से वसा का दाग हटाने में प्रयोग करते हैं। कपड़ों से वसा का दाग हटाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वसा समझते हैं कि वसा क्या होता है। देखिए, वो तेल जो आप लोग खाते हैं घर में, वह तेल क्या है? वसा है। मांस मछली जो खाते हैं वह वसा है। तो इन सभी का दाग यदि कपड़ों में लग जाए तो उसको हम लोग किस पदार्थ के द्वारा उसको खत्म कर सकते हैं? तो वसा का कपड़ों से दाग हटाने के लिए हम लोग जो है अमोनिया का प्रयोग करते हैं। तो 24 का हमारा ऑप्शन नंबर को सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर। प्रश्न कह रहा है बर्तनों की सफाई के लिए किस रसायन पदार्थ का उपयोग करते हैं? बर्तनों की सफाई के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? अमोनिया का उपयोग करते हैं, अमोनियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं, सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं या फिर सिलिका सिलिका का उपयोग करते हैं? तो बर्तनों की सफाई करने के लिए हम लोग जो है अमोनियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। तो 25 का हमारा ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। क्वेश्चन कर रहा है कार्बन किस युक्त का पदार्थ है? कार्बन किस युक्त का पदार्थ है? हीरा का पदार्थ है, ग्रेफाइट का पदार्थ है, फुलरीन का पदार्थ है या फिर उपरोक्त सभी? तो ये जो हीरा, ग्रेफाइट और कार्बन जो है, यह तीनों जो है कार्बन का पदार्थ है। यह तीनों कार्बन का प्रूफ है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। तो हमारा 26 का ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा विद्युत कुचालक है? पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन है फेरम और चौथा ऑप्शन है कॉपर। ये जो हीरा है यह कार्बन का प्रूफ है और कार्बन क्या है? अधातु है। तो यह हीरा क्या हो जाएगा? हमारा अधातु हो जाएगा, यानी विद्युत का कुचालक हो जाएगा। तो 27 का हमारा ऑप्शन नंबर को सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। उत्कृष्ट धातु नहीं है। उत्कृष्ट धातु कहने का मतलब है कि जो धातु किसी भी पदार्थ के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया कर लेता है उसको हम लोग कहते हैं उत्कृष्ट धातु। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा उत्कृष्ट धातु नहीं है, यानी कौन सा धातु अभिक्रिया तेजी से नहीं कर पाता है। पहला ऑप्शन है सोना चांदी, दूसरा ऑप्शन है चांदी व पारा, तीसरा ऑप्शन है प्लेटिनम और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर सोना और चांदी जो है यह काफी कम उत्कृष्ट धातु है। तो यह जल्दी किसी भी पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करता है। तो कम उत्कृष्ट वाला धातु हो जाएगा सोना और चांदी। तो 28 का हमारा ऑप्शन नंबर को सही हो जाएगा। बाकी चांदी क्या है, चांदी वो पारा क्या है कि यह जो है बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, प्लेटिनम भी बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है और एल्यूमिनियम भी बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर सोना और चांदी जो है क्या है कि कम तेजी से अभिक्रिया करता है, इसलिए यह उत्कृष्ट धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर। क्वेश्चन कर रहे ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व कौन सा है? यानी ब्रह्मांड में सबसे पहले कौन सा तत्व उत्पन्न हुआ था? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन और तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो ब्रह्मांड में सबसे पहले जो है हाइड्रोजन का उत्पादन हुआ था, हाइड्रोजन का, और इसका सिंबल होता है H और इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो ब्रह्मांड में सबसे पहले हाइड्रोजन का उत्पादन हुआ था। तो 29 का हमारा ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर। प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसके अणु स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं? हीलियम का अणु स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं, आर्गन का मिलता है, नियोन का मिलता है या फिर इनमें से सभी का मिलता है? तो देखिए, वह तत्व
जिसका परमाणु 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका अणु स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर्गन का भी जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसके 72 कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो यह भी क्या हो जाएगा, स्वतंत्र अणु हो जाएगा। नियॉन का भी हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इसके भी 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह भी क्या हो जाएगा, स्वतंत्र अणु हो जाएगा। हीलियम का यहाँ पर देखिए, हीलियम एक ऐसा तत्व है जो कि इसके परमाणु के 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होने पर भी इसको जो है उत्कृष्ट गैस माना गया है और इसका भी अणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है। तो इन तीनों का अणु क्या होता है कि स्वतंत्र अवस्था में रहता है, मुक्त अवस्था में रहता है। तो 30 का हमारा ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा 29। तो ये था हमारा 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री से संबंधित, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी वीडियो के साथ मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। यदि आप लोग चैनल पर नहीं आए हो तो पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।